तुम लोगों ने पिछली क्लास पे एक आर्टिकल पढ़ रखा था, कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व, और आपने उस घटना को पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन में जितने भी कोलाइडी कण होते हैं उन सभी कणों पर होता है एक ही प्रकार का आवेश। अगर आपने मान रखा है कि मेरे पास कोई धनावेशित कोलाइडी विलयन है, तो आप इस बात को पाते हो कि कोलाइडी विलयन में जितने भी पार्टिकल हैं या जितने भी कोलाइडी कण हैं उन सारे कोलाइडी कणों पर है धनावेश। अगर आप इस बात को मान लेते कि हमने जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, तो बेटा जितने भी मैं कोलाइडी कण बनाता वो सारे के सारे ऋणावेशित बना लेता। और क्योंकि सभी कणों पर धनावेश है, ये सारे के सारे कोलाइडी कण एक दूसरे से दूर रहते हैं और एक दूसरे से दूर रहकर पूरे विलयन में संपूर्ण सॉल्यूशन में एक समान रूप से फैले रहते हैं। और जब तक ये धनावेशित पार्टिकल सॉल्यूशन में समान रूप से फैले हैं तब तक कोलाइडल विलयन का स्थायित्व तो बना रहता है। फिर आपने इसी पर बेस एक और घटना पढ़ी, स्कंदन। आपने कहा कि सर जी अगर हम कोई भी माध्यम ऐसा हो, कोई भी विधि ऐसी हो जिससे हम इन कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर दें, समाप्त कर दें, तो कोलाइडी कणों के आवेश को समाप्त कर देने पर ये कोलाइडी कण जो अभी दूर दूर भाग रहे हैं, ये सारे कोलाइडी कण एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे और जुड़कर बनेगा बड़े आकार का कण। और वो बड़ा आकार का कण जो होगा उसका द्रव्यमान अधिक हुआ या उसका घनत्व अधिक हुआ तो वो बर्तन की कहां पर बैठ जाएगा, तली पर। और या फिर अगर घनत्व कम हो पाया तो ये कहां चला जाएगा, बर्तन में भरे द्रव की सतह के ऊपर। तो इस प्रकार से ये दो जगह पार्टिकल जा सकते हैं और इन दोनों ही परिस्थितियों में पार्टिकल के आपस में जुड़ने की जो घटना हो रही थी उस घटना को आपने कहा था स्कंदन है ये। अब बात आती है कि हम लोग स्कंदन कितने प्रकार से करवा सकते हैं। आखिर स्कंदन अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का करवाएं तो क्या अपने पास कोई विधि है जिससे स्कंदन करवा सकते हैं? तो बेटा आज इसी बात को पढ़ने आए हम लोग। लिखा है स्कंदन की विधियां। आप वही मेथड पढ़ोगे जो स्कंदन के लिए आवश्यक है। और स्कंदन के लिए अगर आवश्यक मेथड को मैं पढ़ता हूं तो मेरे पास पहला मेथड अगर मैं देखूं है वैद्युत कण संचलन। वैसे तो वैद्युत कण संचलन आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। मान लो ये मेरे पास कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन पर मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लाकर एक वायर को लगा दिया और उस पर एक प्लेट बांध दी और एक प्लेट और ली जिस पर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को लगा दिया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट को कनेक्ट किया, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इस प्लेट को कनेक्ट किया। अब अगर हम इस पर विद्युत धारा का प्रवाह करें तो हम इस बात को देखेंगे, क्योंकि कोलाइडी विलयन के सभी कणों पर धन आवेश है, ये सभी कण ऋणावेशित प्लेट की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। और क्योंकि विलयन के सारे कण एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, इस घटना को हम कहते थे वैद्युत कण संचलन। अच्छा, होगा क्या अगर ये सारे के सारे कण ऋणावेशित प्लेट की ओर गति करेंगे तो कुछ देर बाद इस देखने को पाया जाएगा कि जितने भी कण हैं ये ऋणावेशित प्लेट पर क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं, अधिशोषित हो गए हैं। ये सारे के सारे कण उस ऋणावेशित प्लेट की सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऋणावेशित प्लेट की सतह पर जब चिपकेंगे, ऋणावेशित प्लेट इन धनावेशित कणों के आवेश को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। अगर किसी के मन में ये बात है सर जी धनावेशित प्लेट धनावेशित कणों के आवेश को कैसे समाप्त कर सकती है, तो इस बात को ध्यान रखो। अगर ये प्लेट है ऋणावेशित, तो ऋणावेशित प्लेट जानते हो ये कब हुई है, जब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है या इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, तभी ये प्लेट ऋणावेशित हुई है, नहीं तो ये प्लेट ऋणावेशित ना होती। अब होता क्या है, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ये कोलाइडी कण है जो कैसा आवेशित है, धन आवेशित। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करोगे, ये धनावेशित पार्टिकल कोलाइडी कण गति करेगा ऋणावेशित प्लेट की ओर जिस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है या अधिक मात्रा में उपस्थित है। जब ये पार्टिकल जाकर उस प्लेट के पास पहुंचेगा तो पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसका मतलब पार्टिकल पर है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो प्लेट क्या करेगी, प्लेट अपने अंदर उपस्थित एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्लेट के पास तो बहुत सारे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालकर इस पार्टिकल को दे देगी।
जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पार्टिकल को देगी, बेटा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज था, वो इस पार्टिकल पर जुड़ेगा आके, पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो जाएगी। भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही तो था, इलेक्ट्रॉन की कमी। प्लेट ने जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया पार्टिकल को, पार्टिकल के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो खत्म हो गई और पार्टिकल का चार्ज पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा पार्टिकल भी जब जाएगा तो वो भी पार्टिकल ऐसा ही करेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी पॉजिटिव चार्ज के कारण, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के और प्लेट अपना इसको दे देगी, जिससे इसके भी इलेक्ट्रॉन की कमी समाप्त हो गई। तीसरा पार्टिकल भी ऐसा करेगा, चौथा पार्टिकल भी ऐसा करेगा। धीरे धीरे सारे के सारे पार्टिकल उदासीन होकर इस प्लेट पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब सारे सारे पार्टिकल इस प्लेट पर आकर चिपक जाएंगे तो बेटा देखो ये कणों का एक क्या बन जाएगा, गुच्छा। और कणों के गुच्छा बनने की ही प्रोसेस को तो आप क्या कहते थे, स्कंदन। तो स्कंदन का तो पहला मेथड जो है वो ये है कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन पर आप विद्युत धारा का प्रवाह कराएं, और विद्युत धारा का प्रवाह कराने पर वैद्युत कण संचलन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का स्कंदन होता है। हाँ, किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है, सर जी क्या इस विधि द्वारा धनावेशित कोलाइडल सॉल्यूशन का स्कंदन होता है? नहीं बेटा, अगर आपने यहां पर ऋणावेशित कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया है तो जानते उस समय जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे अब ऋणावेशित प्लेट पर नहीं चिपकेंगे, बल्कि धनावेशित प्लेट पर आकर चिपक जाएंगे। तो उस समय जो प्रोसीजर होगा वो अपोजिट माध्यम में होने लगेगा, लेकिन स्कंदन उस दौरान भी होगा। अब हमको एग्जाम्पल बताना था बेटा, हम एक ही प्रकार का बता सकते थे, ऐसा नहीं कि दूसरा प्रकार आता नहीं है। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, आप इसी मेथड से समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता कभी कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन ऋणावेशित होता, अर्थात कोलाइडी विलयन पर कैसा चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल ऋण आवेशित है, तो ये बैटरी के कौन से टर्मिनल की ओर भगता, प्लस। देखो इस बार ध्यान देने वाली बात है, इस बार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन किस पर है, कोलाइडी कण पर, और इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर है, प्लेट पर। इस दौरान अगर ये जाता कोलाइडी पार्टिकल और प्लेट की सतह पर चिपकता, तो सोचो इस बार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर प्लेट से कोलाइडल पार्टिकल के लिए नहीं होता, क्योंकि इस बार तो प्लेट पर खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कोलाइडल पार्टिकल अपना ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देता, प्लेट को। जैसे अपना ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन निकालकर प्लेट को देता, प्लेट का एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता। क्योंकि सर जी पॉजिटिव चार्ज क्यों खत्म हो जाता, भैया इलेक्ट्रॉन अगर इसको निकाल के देगा तो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलती वो कमी खत्म हो जाती, इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म होती, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया। तो इस बार ऐसा होता, ये डिपेंड करता है कि कोलाइडल पार्टिकल पर किस प्रकार का आवेश है। जैसा आवेश हमेशा कोलाइडल पार्टिकल उसके विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन पर जाकर अधिशोषित होंगे, चिपकेंगे, स्कंदित होंगे जाकर। तो इस बात को मैं देखो सबसे पहले लिखा देता हूं। तो देखो कैसे लिखते हैं इस बात को, मैंने लिख रखा है हेडिंग, वैद्युत कण संचलन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कोलाइडी विलयनों का क्या करा सकते हो, स्कंदन। तो लिखते हैं, जब किसी कोलाइडी विलयन पर विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है कोलाइडी विलयन में उपस्थित कण, कण का मतलब है कोलाइडी कणों से बात हो रही, कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड
पर अधिशोषित होने लगते हैं। अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित होने लगते हैं। अर्थात अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुए कोलाइडी सॉल्यूशन के तो निगेटिव प्लेट पर चिपक जाएंगे, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल हुए तो वो पॉजिटिव प्लेट पर चिपक जाएंगे, चिपकने लगते हैं। और कणों के गुच्छे या समूह बनाकर स्कंदित हो जाते हैं, बनाकर स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित हो जाते हैं। कभी कभी बेटा हम लोगों से, देखो ये प्रोसीजर तो मैंने बना दिया कि ऐसा करना है आपको, लेकिन क्या है कभी कभी इस पर बेस्ड एग्जाम्पल पूछ देता है। आखिर इस विधि द्वारा आप कौन कौन से पदार्थों को या किस प्रकार के पदार्थों को स्कंदित करते हो। तो देखो एग्जाम्पल अगर बताने का नंबर आएगा तो कुछ एग्जाम्पल इस पर दिखेंगे। इसके द्वारा हम स्कंदन करवा सकते हैं वायु में उपस्थित जहरीली गैसों का, आप विषैली गैसें भी लिख सकते हो, वायु में उपस्थित जहरीली गैसों का जो स्कंदन होता है बेटा इसी मेथड से होता है। एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं, चलो मैं यहीं लिख देता हूं। एक और मैं लिखूंगा, इसको अच्छे ढंग से याद रखना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या तुमको याद है मैं वो कह रहा था कि अंगूठी की एग्जाम्पल मैंने दिया था, अंगूठे पर स्वर्ण धातु की पतली परत को चढ़ाने में, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान भी हम स्वर्ण धातु के कोलाइडी विलयन का स्कंदन इसी विधि द्वारा कराते हैं, या ऐसे ही माध्यम द्वारा करवाते हैं, वैद्युत संचलन द्वारा ही। मैं क्या सोचता हूं, दो एग्जाम्पल आपके लिए बेटर है। अभी नेक्स्ट विधि पर आ जाते हैं जिससे हम कोलाइडी विलयन का स्कंदन करवा सकते हैं। तो मैंने यहां ए लिखा हुआ है, अब मैं यहां लिख दूंगा बी। विपरीत आवेशित सॉल को मिलाकर देखो बेटा अगले नंबर पे लिखा हुआ कहता है विपरीत आवेशित सॉल को मिलाकर। सॉल का मतलब जानते हो ना, कोलाइडी विलयन। तो अगर आपके पास दो कोलाइडी विलयन हैं, देखो मैं समझाने के लिए इस बात को मिटा देता हूं यहां से, तो इसको मिटा देना ठीक है ना, कि इसको लिखा रहने दें, हटा देते हैं। देखो इसको, देखो बेटा थोड़ा सा बड़ा पात्र बना लेते हैं। ये एक पात्र है जिस पर किसी एक प्रकार का आवेशित कोलाइडी विलयन भरा है। मैंने मान लिया मेरे पास जो आवेशित कोलाइडी विलयन भरा हुआ है ये ऋणावेशित है, और मैं ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के बहुत सारे पार्टिकल नहीं बनाना चाहता। समझाने के लिए तो भैया इतने पार्टिकल बहुत हैं। देखो होता क्या है, अगर आप इसमें धनावेशित कोलाइडी विलयन मिला दो, अर्थात ऋणावेशित कोलाइडी विलयन तो पहले से है, इसमें अपोजिट चार्ज वाला कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर मिला दिया जाए तो मैं सोचता हूं, देखो मैंने यहां धनावेशित कोलाइडी विलयन को मिला दिया, तो इसमें कुछ पार्टिकल कौन से आवेशित कोलाइडी विलयन के हो जाएंगे, धनावेशित। अब जानते हो धनावेशित कोलाइडी विलयन को मिलाने से होगा क्या, समझो इधर। मैं सबका तो नहीं बता सकता क्योंकि सबका फिगर बनाएंगे तो फिगर बहुत बड़ी जगह पर आएगा,
लेकिन एक को मैं बताता हूं, जैसे ही आप धनावेशित कोलाइडी विलयन को ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में मिलाओगे, होगा क्या, प्रत्येक धनावेशित कोलाइडी कण अपने चारों ओर चिपका लेगा कौन से आवेशित कोलाइडी कणों को, ऋणावेशित। एक धनावेशित कोलाइडी कण अपने चारों ओर ऋणावेशित कोलाइडी कणों को अपनी सतह पर चिपका लेगा। जानते हो क्यों चिपका लेगा, क्योंकि ऋणावेशित कण धनावेशित कण द्वारा क्या हो जाएंगे, आकर्षित। और ये केवल इसके लिए ही नहीं होगा, अगला पार्टिकल ऐसा भी कर सकता है कि वो ऋणावेशित पार्टिकल था कोलाइडल विलयन का, और उसके चारों ओर चिपक गए हैं जो पार्टिकल, उन पर कैसा आवेश है, धनावेश। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में आपने इस बात को देखा, कोलाइडी कणों के क्या बनने लगे, गुच्छे बनने लगे। और कोलाइडी कणों के गुच्छे बन लेना, समूह बन लेना और पुंज का निर्माण हो जाना ही कहलाता है कोलाइडी विलयन का स्कंदन। तो स्कंदन तो इस मेथड से भी हो गया। ध्यान देने वाली बात है, कोई बच्चा कह रहा होगा सर जी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को भर रखा था, बाद में धनावेशित को डाला है तो स्कंदन हुआ है। बेटा अगर पहले धनावेशित कोलाइडी विलयन को भर रखा होगा, बाद में आप ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को डालोगे तो भी यही कंडीशन होगी। प्रत्येक धनावेशित कोलाइडी कण अपने चारों ओर किसको चिपका लेगा, ऋणावेशित कोलाइडी कणों को, और प्रत्येक ऋणावेशित कोलाइडी कण अपने चारों ओर चिपका लेगा धनावेशित कोलाइडी कणों को। और इस दौरान कोलाइडी कणों के बनने लगेंगे गुच्छे, और इन गुच्छों का आकार तो 1000 नैनोमीटर से भी कैसा हो जाएगा, अधिक। और 1000 नैनोमीटर से अधिक हो गया, और फिर इस बात पे बात डिपेंड करेगी घनत्व इसका क्या है। ज्यादा हुआ तो बर्तन की तली पर, और कम हुआ तो बर्तन पर भरे द्रव की ऊपरी सतह पर ये तैरने लगेंगे। तो मैं देखो यहीं से लिखना स्टार्ट करता हूं। यदि दो विपरीत आवेशित, यदि दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों को आपस में मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए तो वे कण एक दूसरे पर अधिशोषित होते हुए एक दूसरे पर अधिशोषित होते हुए स्कंदित हो जाते हैं। लेकिन इसमें से भी ध्यान देने वाली बात है, इसमें स्कंदन केवल एक कोलाइडी विलयन का नहीं होता है। अगर धनावेशित का हुआ है तो फिर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का भी स्कंदन होगा। कोई पूछेगा, हो जाते हैं, कोई पूछेगा सर जी इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ याद रखो, देखो इसका एग्जाम्पल यहां पे, और इसका तो बेटा एक ही एग्जाम्पल लिखो अभी के लिए। अब बात आई सर जी क्या एक ही एग्जाम्पल है ही दुनिया में? नहीं भैया, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस दुनिया में इसके। तुम लोगों ने एक एग्जाम्पल पर रखा था कोलाइडी विलयन का, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन। अगर आपको याद होगा तो ये बात भी याद होगी, फेरिक हाइड्रोक्साइड पर Fe ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज की लेयर चिपक गई थी। हालांकि इस पे सेकेंडरी लेयर भी थी, लेकिन मैं क्या बोल रहा था, सेकेंडरी लेयर को आप कंसीडर नहीं करोगे फिलहाल अपने कोर्स पर, क्योंकि कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे, सेकेंडरी लेयर जो है वो टिकाऊ नहीं, स्थायी नहीं है। अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन कैसा आवेशित होता है, धनावेशित। और इस पर मैंने एक और कोलाइडी विलयन बना दिया है, मिला दिया है AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड का। और आपको याद होगा तो आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ऋणावेशित, क्योंकि उसकी सतह पर सल्फर अधिशोषित हो गया था। अब देखो, पहला कोलाइडल सॉल्यूशन धनावेशित और दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन ऋणावेशित। अगर इन दोनों कोलाइडी विलयनों को एक साथ मिला दिया जाए
तो पहला कोलाइडी विलयन चाहे कह दो कि दूसरे कोलाइडी विलयन के कणों को स्कंदित कर देता है, या दूसरा कोलाइडी विलयन पहले कोलाइडी विलयन के कणों को स्कंदित कर देता है, या मैं क्या सोचता हूं ये दोनों एक दूसरे के कणों को क्या कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं। तो मैंने दोनों के नाम लिखे हैं, पहला कोलाइडी विलयन और दूसरा कोलाइडी विलयन। एक दूसरे के कोलाइडी कणों को नीचे लिख देंगे बेटा, स्कंदित कर देते हैं। तो इसका उदाहरण भी तैयार रखिएगा आप। अगर आपसे कह देता है विपरीतावेशी सॉल का मतलब कोलाइडी विलयन, इसको घबराना भी नहीं देख के। हम लोगों ने ध्यान देना कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों ने परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर देखे थे। तो कई प्रकार, पायस भी उसी में आया था, द्रव सॉल भी आया था, एक सॉल भी आया होगा। तो सॉल कोलाइडी विलयन को ही कहते हैं। आप इससे परेशान न हो, एक काम करें, इसको जल्दी से नोट करें। स्कंदन की तो अभी भी कुछ विधियां उनको भी पढ़ते हैं। उबालकर, वैसे तो बता तो बहुत जल्दी से सकते हैं कि उबालकर किसी कोलाइडी विलयन को क्या कर सकते हैं, स्कंदित कर सकते हैं। लेकिन उबालकर किसी भी कोलाइडी विलयन को स्कंदित कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखो, इस घटना को भी यहां समझते हैं। मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, बोर्ड का ये हिस्सा केवल बनाया गया है समझने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास एक कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन जैसा आपको वैसा मान लिया जाए, धनावेशित मान लिया जाए, ठीक है बेटा। अगर ये कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो इसमें बहुत सारे कोलाइडी कण होंगे। अब देखो बेटा, इस बार मैंने कोलाइडी कण होंगे बहुत सारे, लेकिन मैंने कोलाइडी कण मात्र बनाए हैं 2, ताकि हमें केवल इससे समझना है चीजों को। अच्छा यार, ये बताओ, मूल रूप से अगर देखा जाए, कोलाइडी कणों पर देखा जाए कोई आवेश नहीं होता, लेकिन ये करते क्या हैं, जिस भी घोल में डाले जाते हैं ये उसके कणों को अपने ओर या उसके आयनों को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, जिनसे इन कोलाइडी कणों पर आ जाता है आवेश। मतलब अगर इस कोलाइडी कण पर धनावेश है तो बेटा दूसरे कोलाइडी कण पर भी कौन सा आवेश होगा, धनावेश। अर्थात इस पर भी धनावेशित आयनों की एक पतली क्या जमा होगी, परत। और हम अब इस कोलाइडी विलयन को क्या करने वाले हैं, उबालने वाले हैं। उबालने के लिए हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ताप में क्या कर दी गई है, वृद्धि। और जब ताप में वृद्धि की जाती है तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास 11th पर, गैसों के लिए और द्रवों के लिए EK इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अर्थात जब आपने कोलाइडी विलयन में ताप को बढ़ाया होगा, ऊपर को तीर का निशान, अर्थात ताप में वृद्धि हुई है, ताप को बढ़ाया तो अणुओं की क्या हो गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, या कोलाइडी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अच्छा, कोलाइडी कणों की गतिज ऊर्जा मेनली डिपेंड किस बात पर करती है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mu² लिख लो या भैया लिख लो v²। इन दोनों ही दशाओं में m कोलाइडी कण का द्रव्यमान है और v कोलाइडी कण का वेग है। तो मैं क्या सोचता हूं, गतिज ऊर्जा अगर बढ़ी होगी ताप के बढ़ाने से, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो कण का द्रव्यमान बढ़ गया होगा, और या तो फिर कण का क्या बढ़ गया होगा, वेग। भाई गतिज ऊर्जा में अगर इंक्रीज हुआ है तो वो 2 कारणों से हो सकता है, या तो द्रव्यमान के बढ़ने से और या तो कण के वेग के बढ़ने से। तो आप तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, अगर कोलाइडी कण अभी आपस में जुड़े नहीं हैं या कोलाइडी कण टूटे नहीं हैं तो द्रव्यमान ना तो बढ़ेगा और द्रव्यमान ना ही घटेगा। वैसे भी आपने पढ़ रखा है द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो द्रव्यमान का तो ये कह नहीं सकते कि द्रव्यमान बढ़ गया था टेम्परेचर के बढ़ाने पर, यह अजीब भी लगता है थोड़ा सा। तो बढ़ा क्या होगा, वेग। और बेटा मैं बस यही बताना चाहता था कि ताप बढ़ाने पर तो कणों का क्या बढ़ गया होगा, वेग। अगर कणों का वेग बढ़ गया है इसका मतलब कोलाइडी कण जो हैं वो ब्राउनी गति तीव्रता से करने लगे।
और यदि कोलाइडी कण तीव्रता से ब्राउनी गति करने लगे हैं तो वो आपस में टक्कर भी कैसे करेंगे, तेजी। और जब बेटा ये कोलाइडी कण आपस में तेजी से टकराएंगे तो तेजी से टकराने पर क्या होता है, इन कोलाइडी कणों पर ये जो धनावेशित आयनों की परत है, ये धनावेशित आयनों की परत जाती है टूट। तेजी से गति करते हैं, तेजी से टकराते हैं, तेजी से टकराने पर ये परत ही तो पहले टकराती होगी आके। अगर परत ही पहले टकराती आकर, तो जब कोलाइडी कण आपस में खूब तेजी से टकराते हैं तो ये परत धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब किसी बच्चे के मन में ये बात आ रही, परत तो सर जी टूट गई, ये बात तो मैं समझ गया। अगर परत टूट गई तो आवेश भी समाप्त हो गया, और अगर आवेश समाप्त हो गया तो बेटा कोलाइडी कण अब आपस में क्या करने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, और जुड़कर हो जाएगा उनका क्या, स्कंदन। लेकिन कोई बच्चा सोचता है सर जी अगर ये कोलाइडी कणों के पर आवेश की परत टूट गई तो क्या कोलाइडी कण का आकार घट नहीं जाएगा, और घटकर क्या इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखने वाली बात है, कोलाइडी कणों पर जो परत होती है ये बहुत ही पतली होती है, और अगर ये परत टूटकर अलग भी हो गई, यहां से निकल भी गई, तो कोलाइडी कण के आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। अच्छा आप कहोगे सर जी हमें तो बहुत मोटी परत दिखाई दे रही थी, बेटा मुझे समझाना था इसलिए मैंने बड़ी परत बनाई थी। और वास्तव में जब ये परत हटती है तो कण के आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, कण का आकार लगभग जितना पहले था, कण का आकार अभी भी लगभग उतना ही रहता है। तो क्या ये वाली बात तुम लोग समझ पा रहे हो, गतिज ऊर्जा वाली? अगर धीरे से टकराते रहेंगे कोलाइडल सॉलिड पार्टिकल तो बेटा उनके आवेश की जो परत होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। अच्छा कहोगे सर जी क्या कोई एग्जाम्पल दैनिक जीवन में ऐसा है जो इस बात को समझा सके? बिल्कुल दैनिक जीवन में ऐसे एग्जाम्पल अवेलेबल है। तुमने दूध को गर्म किया होगा, और जब आप गर्म करते हो तो गर्म करने पर क्या होता है, कोलाइडी कण जो होते हैं दूध में ये खुद तेजी से आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराने से इन कोलाइडी कणों का आवेश क्या हो जाता है, समाप्त। और समाप्त होकर सारे के सारे कोलाइडी कण आपस में क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। और आपको यह भी याद होगा जब सारे कोलाइडी कण आपस में जुड़ने लगते हैं तो कोलाइडी कणों का घनत्व तो कम हो जाने की वजह से कोलाइडी कण बर्तन में भरे द्रव के ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में तैरने लगते हैं, और उस परत को आप वसा की परत कहते हो, या अगर मैं बताऊं तो उस परत को आप मलाई भी कहते हो, फैट भी कहते हो। एक और ऐसा ही प्रोसीजर अगर ध्यान से देखा जाए, तुमने दूध से पनीर बनते हुए देखा है। इस दौरान भी हम दूध को गर्म करते हैं और गर्म करके उसमें से कोई केमिकल भी डालते हैं, क्योंकि केवल गर्म करने मात्र से उसके कणों का आवेश समाप्त नहीं होता है और फिर उसका स्कंदन होता है। लेकिन स्कंदन कराने के लिए गर्म तो उसको भी करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं और फिर दूध से पनीर बनाने की विधि को पूरा कंप्लीटली पढ़ते हैं। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा। जब किसी कोलाइडी विलयन को गर्म किया जाता है, जब किसी कोलाइडी विलयन को गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से वे तेजी से ब्राउनी गति करने लगते हैं। वे तेजी से ब्राउनी गति करने लगते हैं, अर्थात उनके ब्राउनियन मोशन की स्पीड हो जाती है तेज, जिससे कण, या आप कोलाइडी कण भी लिख सकते थे, जिससे कण आपस में
तेजी से टकराते हुए अधिशोषित हुई आवेश की परत को समाप्त कर देते हैं। अधिशोषित हुई आवेश की परत को समाप्त कर देते हैं। समाप्त कर देते हैं। अतः कण आपस में जुड़कर स्कंदित हो जाते हैं। अतः कण आपस में जुड़कर स्कंदित हो जाते हैं। आपस में जुड़कर स्कंदित हो जाते हैं। कोई पूछेगा इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप बताओगे दूध को गर्म करने पर उसमें उपस्थित वसा के कणों का स्कंदन हो जाता है। जितने भी वसा के कण वे स्कंदित हो जाते हैं और ऊपर एक परत बनाकर तैरने लगते हैं। ऐसा तकरीबन सभी ने देख रखा है। तो आप इस प्रकार से भी कोलाइडी विलयनों का स्कंदन करवा सकते हो। मेरे पास बेटा एक और मेथड है जिससे आप कोलाइडल सॉल्यूशंस का स्कंदन करा सकते हो। विद्युत अपघट्य को मिलाकर। देखो विद्युत अपघट्य वाली बात बताएंगे लेकिन इसको मिटा करके। और इस बात को बताने के लिए भैया फिर से हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है जब हम लोगों ने धनावेशित कोलाइडल सॉल्यूशन माना है। इस बार एक काम कर लेते हैं, कौन सा मान लेते हैं? ऋणावेशित। और ऋणावेशित कोलाइडल विलयन मान लेते हैं। तो देखो ये कोलाइडल सॉल्यूशन यहां तक भरा हुआ है और ये है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन और इसमें जितने भी पार्टिकल हैं उन पर आवेश है ऋण। तभी तो इस कोलाइडी विलयन को ऋणावेशित कोलाइडी विलयन कहा गया है। और इस पर मुझे डाल देना है विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य जानते हो क्या होता है? विद्युत अपघट्य वह पदार्थ होता है जिसको आप किसी विलायक में जब घोलते हो तो विलायक में घुलने पर पदार्थ अपने आयनों में टूट जाता है और आयनों में टूटने के साथ दो प्रकार के आयन बनाता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि एक विद्युत अपघट्य एक से अधिक प्रकार के पॉजिटिव आयन बना डाले, ऐसा भी संभव है। लेकिन जितने भी विद्युत अपघट्य होंगे जब आप उनको ध्रुवीय विलायक में घोलोगे या आप कोलाइडल सॉल्यूशन पर घोलोगे वो अपने आयनों में ब्रेक जरूर होंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन तो पक्का बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉजिटिव आयन बन जाए और साथ में नेगेटिव आयन बने, लेकिन यह बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों बनेंगे।
तो मैंने माना कि मैंने इस पर एक विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोला है जिसका नाम है AB, और ये AB विद्युत अपघट्य पदार्थ ऐसा है कि A पर है पॉजिटिव चार्ज और B पर है निगेटिव चार्ज। जैसे ही आप इस विद्युत अपघट्य पदार्थ को कोलाइडी विलयन पे डालोगे, AB एक दूसरे से टूटकर अलग हो जाएंगे। और बेटा देखो, अगर AB एक दूसरे से टूटकर अलग हो गया तो A पॉजिटिव चार्ज अलग और B निगेटिव चार्ज अलग। जानते हो, B निगेटिव चार्ज जो है वो इस कोलाइडी विलयन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा B निगेटिव चार्ज? क्योंकि कोलाइडी कणों पर भी कैसा चार्ज है? निगेटिव। बल्कि ये B निगेटिव चार्ज आयन जो है ये तो कोलाइडी कणों को अपने से दूर भगाएगा, और जैसे ही कोलाइडी कणों को अपने से दूर भगाएगा, A पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये आयन अब कोलाइडी कणों को अपनी सतह पर चिपकाना स्टार्ट कर देगा। देखो कैसे, कुछ इस प्रकार से होगा। नीचे ये है A पॉजिटिव आयन, और A पॉजिटिव आयन अपने चारों ओर ऋणावेशित कोलाइडी कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेगा? चिपका लेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चारों ओर नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स को चिपका लेगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को सतह पर चिपकाएगा, सारे कण आपस में जुड़ने लगेंगे, और जुड़ने से होगा कोलाइडी विलयन का स्कंदन। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब आप विद्युत अपघट्य AB को डालते हो, ना तो एक A आयन बनता है, ना ही एक B निगेटिव आयन बनता है। ना जाने कितने हजारों करोड़ों की संख्या से भी अधिक A पॉजिटिव आयन बनते हैं, और उतनी ही संख्या में B निगेटिव आयन बनते हैं। मैंने केवल एक A पॉजिटिव आयन के द्वारा कराए गए स्कंदन को दिखाया है, आपको यह ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे ऐसे A पॉजिटिव आयन होंगे जो कोलाइडल पार्टिकल को अपनी सतह पर चिपका कर उनका क्या करवा डालेंगे? स्कंदन। अच्छा, यही अपोजिट होता। कैसा अपोजिट होता? अगर आप धनावेशित कोलाइडी विलयन ले लेते तो जानते हो इस बार कौन सा आयन कार्य करता? ऋणावेशित। और ऋणावेशित आयन इस बार क्या करता कि अपने चारों ओर सतह पर धनावेशित कोलाइडी कणों को अधिशोषित कर लेता, चिपका लेता, और उनका स्कंदन कर देता। मतलब कोलाइडी विलयन में अगर विद्युत अपघट्य को मिला रहे हैं, एक आयन तो काम करने वाला है, चाहे धनावेशित आयन कार्य करे और चाहे ऋणावेशित। पहचानना भी है पहले, तो धनावेशित कोलाइडी विलयनों के लिए काम कौन सा आयन करेगा? ऋणावेशित आयन। और ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों के लिए काम करेगा धनावेशित आयन। एक आयन तो पक्का काम करेगा। ऐसा भी पूछ लेता है, बताओ इस स्कंदन में सक्रिय आयन कौन सा है? तो बेटा इस स्कंदन में सक्रिय आयन है धनायन, A पॉजिटिव, क्योंकि कार्य तो यही कर रहा है। B निगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है। अगर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के स्थान पर धनावेशित कोलाइडी विलयन ले लिया जाए तो फिर सक्रिय आयन कौन सा हो जाएगा? B निगेटिव। तो सक्रिय आयन को भी याद रखना, जो आयन कार्य करने में हिस्सा ले उस आयन को हम कहते हैं कि ये सक्रिय आयन है। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर लिखते हैं जल्दी से इस बात को। यदि कोलाइडी विलयन में कोई, यदि कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिला दिया जाए तो विद्युत अपघट्य में उपस्थित सक्रिय आयन, सक्रिय आयन, इस बात को भी ध्यान रखना, क्या सक्रिय आयन हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है? नहीं। क्या सक्रिय आयन हमेशा निगेटिव चार्ज होता है? नहीं। यह डिपेंड करता है कि कोलाइडी विलयन कैसा है, उसके अपोजिट आयन सक्रिय आयन होगा। मिला दिया था विद्युत अपघट्य में उपस्थित सक्रिय आयन कोलाइडी कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर
अपनी सतह पर अधिशोषित कर, अपनी सतह पर अधिशोषित कर उनका स्कंदन करा देता है। स्कंदन का मतलब गुच्छे बना देता है, उनका स्कंदन करा देता है। तो एक तो ये बात याद रखना है आपको। लाइनों में ऐसा लिख रहा है, लग रहा है कि 1.5-2 लाइनों का मटेरियल है, लेकिन तैयार रखिएगा आप कि स्कंदन किस प्रकार से होता है। हाँ, एक बार इसमें और लिखेंगे उदाहरण इसके क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है। और बेटा मैं देखो दोबारा से लिख दूं, ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो विद्युत अपघट्य वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक है। आप बाकी प्रोसेस एक समय के लिए भूल भी जाइएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को मिलाकर स्कंदन कराने वाले प्रोसेस को कभी नहीं भूलना है। ये अपने कोर्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल्स में से एक है। अगर आपसे ऐसा भी पूछता है किसी रासायनिक प्रक्रम द्वारा कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराइए, तो रासायनिक प्रक्रम में भी आपको यही लिख करके आना है। आप उबाल कर ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस रासायनिक प्रक्रम में नहीं लिख करके आओगे। केमिकली अगर आपको किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराना है तो आप यही प्रोसेस लिख करके आओगे, और इंपॉर्टेंट भी काफ़ी अधिक है। तो अगर एग्जाम्पल में लिखेगा तो देखो, हम देखो कुछ बातें लिखते हैं। दूध से क्या बनाना है? पनीर। कहोगे सर जी गर्म करते हैं, फिर याद होगा तुम्हें गर्म करने के बाद इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में कोई ना कोई पदार्थ डालते हैं, या तो नींबू का रस डालते हैं, और या इसमें क्या आता है सार्ट्री या टार्टेरिक एसिड या इमली का घोल, कोई ना कोई विद्युत अपघट्य डालते जरूर है। विद्युत अपघट्य क्या करता है? दूध में उपस्थित वसा के कणों का क्या करवा देता है? स्कंदन। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। दूध से पनीर का निर्माण, अगर आप उसमें साइट्रिक एसिड मिलाते हो तो दूध से पनीर का निर्माण हो जाता है। एक और याद रखना, और ये तो बहुत भयंकर तरीके से याद रखना। हाँ, तो भयंकर तरीका मतलब जानते हो ना? देखो पहले सुनो, ऐसे लिखते हैं, बहते हुए रक्त को रोकने में, देखो अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो चोट लग जाने से अगर उस व्यक्ति का रक्त बहने लगे तो आप इस बात को या तो पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आज के बाद दोबारा किसी को बताना ना पड़े। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए व्यक्ति के उस बहते हुए रक्त की जगह पर लगाया जाता है फिटकरी का टुकड़ा, या वहां पर लगाया जाता है फिटकरी। फिटकरी से जो बहता हुआ रक्त होता है ये शीघ्र ही क्या हो जाता है? रुक जाता है। कहता है सर जी फिटकरी से लगाने से बहता हुआ रक्त कैसे रुक जाता है? ध्यान रखो बेटा, सूत्र ऊपर लिख दिया जाए। बेटा फिटकरी का फॉर्मूला होता है कसो, ठीक है, आल्सो, और बेटा लास्ट में कहता है 24 हो। लेकिन अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है भैया, कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने का तरीका 2 4 2 4 2, अल्टरनेट देखो लिखना क्या है, 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 2, फिर 4 और फिर 2। अंत में लास्ट में एक शब्द को यहां थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे। यह फॉर्मूला है फिटकरी का, और यह है एक प्रकार का विद्युत अपघट्य। अर्थात जब भी हम इसे कोलाइडी विलयन पे डालेंगे, यह विद्युत अपघट्य अपने आयनों में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब देखो ब्रेक होगा तो करेगा क्या? मैं सबको लेके यहां नहीं चलता हूं, मैं केवल कंसीडर करूंगा इस एल्यूमिनियम के आयन को। अगर ये आयनों में टूटा तो जानते हैं Al पर कैसा चार्ज आएगा? ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम पर तो धनावेश आया है, ये धनायन है। और बेटा आपको ये बात पता है कि जो रक्त होता है ये कैसा आवेशित कोलाइडी विलयन है? ऋणावेशित। तो करेगा क्या ये एल्यूमिनियम का धनावेशित आयन
अपनी सतह पर रक्त के कणों को क्या कर लेगा, चिपका लेगा और रक्त के कणों का गुच्छा बनाकर उसे जमा देगा। और जैसे ही रक्त के कणों का गुच्छा बनाया, स्कंदन किया और उसे जमा दिया, बहता हुआ रक्त क्या हो गया, रुक गया। तभी नाई की दुकान में दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी के टुकड़े को एक बार उसे लगा देते हैं चेहरे पर, ताकि अगर कहीं पर ब्लेड से कुछ हिस्सा कट भी गया हो तो रक्त के कणों का जो फिटकरी हो वो क्या करवा देती है, स्कंदन, और रक्त बहता हुआ रुक जाता है। तो ध्यान रखना इस बात को। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, फिटकरी, इसमें से एक और बात ध्यान रखो, क्यों करते हैं, तो उसको आंसर बताओ कि फिटकरी जब रक्त के कांटेक्ट में आता है तो फिटकरी बनाता है एल्यूमिनियम पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, और ये ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज रक्त के ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों को क्या कर देता है, स्कंदित। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर जी इसमें क्या पॉजिटिव आयन ही बना है, अरे बेटा निगेटिव आयन भी बना था, लेकिन जरा ध्यान दो, अगर रक्त ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो सक्रिय आयन कौन सा हो गया, धनावेशित। कोई बच्चा जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, उसने पुराने समय पर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, उसके दिमाग में एक और बात आएगी, सर जी इसमें से एल्यूमिनियम ही आयनों में नहीं टूटता है पॉजिटिव में, बल्कि पोटेशियम भी पॉजिटिव आयन में टूटता है। क्या वो स्कंदन नहीं कर पा रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है इस जगह पर, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज कितना है और एल्यूमिनियम पर कितना है, 3, अर्थात पोटेशियम के अपेक्षा एल्यूमिनियम 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है। पोटेशियम अगर अपने एक पॉजिटिव आयन से कुछ काम करके दिखा पा रहा है, एल्यूमिनियम उसका 3 गुना काम कर रहा है। 3 गुना काम का मतलब जानते हो, मैं अगर पूछूं स्कंदन कराने की क्षमता उसमें सबसे ज्यादा इसमें से किसकी है, पोटेशियम की कि एल्यूमिनियम की, आप तुरंत नाम दोगे, कहोगे सर जी पोटेशियम के स्कंदन कराने की क्षमता तो कम है, स्कंदन तो पोटेशियम भी करा रहा है, लेकिन पोटेशियम द्वारा स्कंदन कराने की क्षमता कम है और एल्यूमिनियम द्वारा स्कंदन कराने की क्षमता ज्यादा है। तो एक ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी भी आयन पर चार्ज की अमाउंट ज्यादा होती है तो बेटा उसके स्कंदन कराने की क्षमता भी कैसी रहती है, उतनी ही अधिक रहती है। इस बात को समझ रहे हो ना, स्कंदन कराने की क्षमता किस बात पर डिपेंड करती है, चार्ज पर डिपेंड करती है। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर नोट करो इसको।